हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मोस्ट मोस्ट वेलकम आप सभी का। जय श्री राम, जय श्री राधे। तो आज की क्लास जो है वो हिंदी अनिवार्य की सुबह की अपनी 6 बजे की जो क्लास है, जिसका आज का है 12वां एपिसोड। और इसमें हम करेंगे मॉडल पेपर फर्स्ट के जितने भी क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के, साथ ही साथ रिक्त स्थान वाले प्रश्न हम इसमें करने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम 2024 बहुत ही नज़दीक है और अब आपको फटाफट से है अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। ये अपनी क्लास रोज सुबह 6 बजे आती है और जस्ट इसके 1 घंटे बाद 7 बजे आती है ऐसी एक हिंदी साहित्य की क्लास। तो बच्चों, पहला प्रश्न आपके सामने है, देख लीजिए क्या लिखा हुआ है कि जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। आंसर आपको देना है ऑप्शन 4 है कि जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं, क्या लाते हैं? कपास, पेड़, नींद या रोना। तो आप सभी को पता है सही जवाब है इसका ऑप्शन कपास लाते हैं। ये प्रश्न आलोक धनवा साहब की रचना पतंग में से लिया गया है और यहां पर वे शब्द आया है। बच्चों, कई प्रश्न बन सकते हैं, इस एक ही प्रश्न से कई प्रश्न बन सकते हैं। अगर ये प्रश्न आता है तब तो इसका सही जवाब होगा कि वे जन्म से ही अपने साथ लाते हैं कपास। कपास का मतलब है यहां पे कोमलता, कोमलता है ना। कपास, बच्चे कोमल होते हैं तो कोमलता तात्पर्य है। अगर प्रश्न बनता है कि वे किसके लिए आया है, तो वे यहाँ पे आया है बच्चों के लिए। और अगर ये पूछा जाए कि भाई ये किस कविता में से लिया गया प्रश्न है, तो ये पतंग कविता में से लिया गया प्रश्न है। अगर पूछा जाए पतंग कविता के कवि कौन है, तो पतंग कविता के कवि आलोक धनवा हैं। आलोक धनवा ने इस पतंग कविता में किस बात का वर्णन किया है, तो यहाँ पे इस कविता में बच्चों की जो बाल मनोवृत्ति है उसका वर्णन किया है, बाल सुलभ इच्छाओं का वर्णन किया है, बाल सुलभ इच्छाओं का वर्णन किया है और बालकों की उमंगों का वर्णन किया है। साथ ही साथ प्रकृति का सुंदर चित्रण भी इस कविता के माध्यम से कवि आलोक धनवा ने किया है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्या कहा है अगले प्रश्न में? दूसरे प्रश्न में यह कहा गया है बच्चों कि कविता एक उड़ान है किसके बहाने। आपको याद होगा कविता के बहाने कविता में कविता की उड़ान की अलग अलग चीजों से तुलना की गई है। तो अगर कविता की उड़ान की तुलना और अलग अलग कविता से कविता का कंपैरिजन अलग अलग चीजों से किया है। अगर उड़ान की बात आती है तो उड़ता है चिड़िया। तो बच्चों, इस कविता का सही जवाब रहेगा हवा, चिड़िया, हवाई जहाज या पतंग। तो चिड़िया से कविता के उड़ान की तुलना की गई है। साथ ही साथ कविता को खिलना भी बताया है कवि ने कि कविता खिलती भी है। कविता खेल है किसके बहाने, तो कविता खिलना है किसके बहाने, कविता खिलना है फूल के बहाने। और साथ ही साथ ये भी बताया है कि कविता खेल है किसके बहाने, तो कविता खेल है बच्चों के बहाने, बच्चों के बहाने। और कविता खेल है बच्चों के बहाने, कविता खिलना है फूलों के बहाने और कविता उड़ना है चिड़िया के बहाने। चिड़िया अपने पंखों से उड़ती है। तो बच्चों, प्रश्न ये बनता है कि कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, कविता अपनी उड़ान कैसे भरती है, तो कविता अपनी उड़ान कल्पना रूपी पंखों से भरती है। ध्यान रखना है ना, कल्पना रूपी पंखों से उड़ान भरती है। कि चिड़िया की उड़ान की अपनी सीमा होती है लेकिन कविता की उड़ान की अपनी कोई सीमा नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, मैं आपको बता दूं ये कंप्लीट जो क्वेश्चंस है ना अभी फिलहाल ये अपने मॉडल पेपर में से अपन कर रहे हैं और सारे के सारे मॉडल पेपर्स हम सॉल्व करेंगे बच्चों। ये सारे के सारे मॉडल पेपर्स जो है ये कंप्लीटली हम सॉल्व करने वाले हैं। और साथ ही साथ हिंदी साहित्य की जो अपनी क्लास आती है, हिंदी साहित्य की जो आज की जो क्लास रहेगी, उस हिंदी साहित्य की क्लास में भी हम क्या करेंगे, मॉडल पेपर का ही सॉल्यूशन करेंगे। और ये क्लास जो है वो आपको 7 बजे मिलेगी, हिंदी साहित्य की 7 बजे और हिंदी कंपलसरी की 6 बजे। ये तो सुबह की दोनों क्लासें हैं। शाम की अपनी क्लास होती है इवनिंग में बच्चों 6 बजे हिस्ट्री की क्लास, 6 बजे हिस्ट्री की क्लास रहेगी। उसके बाद 7 बजे पॉलिटिकल साइंस की क्लास रहेगी। शाम की क्लासों की बात कर रहा हूँ। शाम को पॉलिटिकल साइंस की 7 बजे, 7:30 बजे इंग्लिश की और 8:30 बजे ज्योग्राफी की। तो ये सारी क्लासेस अपने इस प्लेटफॉर्म पे चलती हैं। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। और अगला प्रश्न ये लिखा हुआ है कि छोटा मेरा खेत चौकोना लेखक ने किसे कहा है।
चौकोना खेत लेखक ने अपना खेत किसे माना है? तो खेत को माना है, कागज के पन्ने को माना है, किताब को माना है, या किसी को भी नहीं माना है? माना है भाई। किसको माना है? कागज के पन्ने को। कवि जो है, कवि अपनी कविताएं जो लिखता है कागज के एक पन्ने पर, तो उस कागज के पन्ने को अपना खेत मान लिया है। और जिस तरीके से एक खेत में जो है वो कृषि कार्य किया जाता है, उसमें बीज डाला जाता है, उसमें खाद डाली जाती है, उसमें अंकुरण होता है, फसल उगती है, पैदावार आती है, वैसे का वैसा कार्य कवि अपने उस कागज के पन्ने पर करता है। ये कागज के पन्ने पर अपने भावों की अभिव्यक्ति करता है, अपना भाव रूपी अपनी जो भावना है, शब्द रूपी भावना है, वो यहाँ पे बोता है। धीरे धीरे ये फैलती है और उसका उत्पादन अनंत काल तक आता है। बोना एक बार और काटना 1000 बार। तो कवि ने अपने इस 4 कोने वाले कागज के पन्ने को अपना खेत बताया है और स्वयं को उसका किसान बताया है। किसान खुद बना है ना? किसान कौन बना है? कवि खुद अपने आप को किसान मानता है। बच्चों ये कंप्लीटली नोट्स अगर आप चाहते हैं, हमने वैसे 2000 प्रश्नों की सीरीज जो चलाई है, तो ये 2000 प्रश्नों की सीरीज मात्र 11 रुपये में, ओनली 11 रुपये में आपको ये सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे। इंस्टेंट नोट इसी रूप में नोट्स मिलेंगे। ये नोट्स आपको हमारे ऐप में मिलेंगे। ऐप है बच्चों एजुकेशन राइज, ओनली 11 रुपीज़ में। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस ऐप का डाउनलोड कर लीजिए लिंक पर क्लिक करके, या इस नंबर पर मैसेज करेंगे 9079622989। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो इस ऐप का लिंक मिल जाएगा, साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, सारे लिंक मिल जाएंगे। तो वहां से भी आप ऐप को डाउनलोड करके व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे सारे कोर्सेज है ना, कंप्लीट कोर्स अगर आप लेना चाहते हो ना, जिसमें नोट्स मिलेंगे, MCQs मिलेंगे, प्रश्न उत्तर मिलेंगे, वीडियोस मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, सब कुछ मिलेगा ओनली 99 रुपये में, ओनली 99 रुपये में। और अभी फिलहाल चल रहा है ऑफर, विंटर ऑफर चल रहा है, तो आप इस कोर्स को ओनली 60 रुपीज़ में भी ले सकते हैं। कंप्लीट कोर्स फुल वैलिडिटी के साथ में, और केवल नोट्स 11 रुपये में, मॉडल पेपर्स 29 रुपीज़ में। ये सारी चीज़ें आपको हमारे ऐप में मिलेगी बच्चों। ये अपना ऐप है। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न क्या है? अगले प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न में कहा गया है बच्चों, ये हो गया। अगले आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पहलवान की ढोलक अध्याय के लेखक कौन है? तो पहलवान की ढोलक जो है, ये उसके लेखक हैं फणेश्वर नाथ रेणु। और रेणु ये जो है बच्चों, इसका राइट आंसर रहेगा फणेश्वर नाथ रेणु। ये एक आंचलिक कथाकार हैं। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि फणेश्वर नाथ रेणु क्या हैं, किस प्रकार के लेखक हैं? तो ये एक आंचलिक कथाकार के रूप में जाने जाते हैं। आंचलिक कथाकार बच्चों होता है, आंचलिक कथाकार वो होता है जो अपने अंचल के आंचलिक मतलब किसी एक भू क्षेत्र से रिलेटेड जो कहानियां लिखता है, वो आंचलिक कथाकार कहलाता है। उसी के शब्दों का प्रयोग कवि उसमें करता है। स्थानीय शब्द जो है ना, वो उसका प्रयोग जो है वो कवि करता है। जैसे पहलवान की ढोलक में हमने देखा ना, तो जो ढोलक बजने की जो कई प्रकार की थाप है, ता धिन धिन, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग जो है वो इसमें किया गया है। तो राइट आंसर रहेगा बच्चों आंचलिक कथाकार फणेश्वर नाथ रेणु की रचना पहलवान की ढोलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों, अगला क्वेश्चन है 5वां। मनुष्यों की क्षमता किस बात पर निर्भर करती है? मनुष्य की क्षमता उसके शारीरिक वंश परंपरा पर निर्भर करती है, सामाजिक उत्तराधिकार पर निर्भर करती है, मनुष्य के अपने प्रयास पर निर्भर करती है, या उपर्युक्त सभी? तो इसका सही जवाब होगा बच्चों उपर्युक्त सभी। राइट आंसर है ऑप्शन द। बच्चों ये क्लास को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आप लोग लाइक नहीं करते हो, प्लीज लाइक कर दीजिए। और अर्ली इन द मॉर्निंग 6 बजे एवरीडे ये क्लास लगातार चलती रहेगी बोर्ड एग्जाम्स तक। और भी ज़्यादा इंटरेस्टेड क्वेश्चंस हम आपके लिए लाएंगे, और भी लंबी लंबी क्लासें और अच्छे अच्छे प्रश्न, ज़्यादा प्रश्न लेकर के आएंगे। अगर आपने फीडबैक अच्छा दिया, अगर आपने इस क्लास को लाइक कर दिया, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करिए, सारी क्लासेस आपको इसी तरीके से मिलती रहेगी। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट आंसर है बच्चों उपर्युक्त सभी, इस प्रश्न का जवाब है। अगला क्वेश्चन है हमारा, शीरीष के फूल
पाठ में शिरीष के फूल को किसके समान बताया गया है? भाई शिरीष का फूल लबालब खड़ा रहता है, फूल भरा रहता है, हर मौसम में जो है वो फूलों से लदा रहता है पूरी तरह से। इसीलिए लेखक ने इस फूल को, शिरीष के फूल को केसर नहीं, किसान नहीं, अवधूत की तरह जो है वो बताया। अवधूत का मतलब होता है अघोरी, है ना। अवधूत का मतलब होता है अघोरी। अघोरी बाबा जो होता है, जो किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता, कोई मतलब उसमें कोई ज्यादा खुशी नहीं, ज्यादा सुख नहीं, दुखों से विचलित नहीं, या इसे अघोरी बाबा या सन्यासी भी कह सकते हैं। तो सन्यासी के समान, एक अघोरी बाबा के समान इस पाठ में शिरीष के फूल को बताया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न है हमारा 7वां प्रश्न। क्या कहा गया है कि हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से बोलने और लिखने संबंधी नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र क्या कहलाता है? तो वो शास्त्र बच्चों क्या कहलाता है? व्याकरण शास्त्र। व्याकरण शास्त्र कहलाता है, पाक शास्त्र नहीं भाई। पाक शास्त्र जो है वो भोजन कला का शास्त्र होता है। रसायन शास्त्र केमिकल से रिलेटेड, और राजनीति शास्त्र राजनीति की बातें सिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला हमारा क्वेश्चन है बच्चों कि मैनिफेस्टो शब्द का सही अर्थ बताइए। पारिभाषिक शब्दावली में से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें से एक ऑब्जेक्टिव में और दूसरा रिक्त स्थान में। तो मैनिफेस्टो का मतलब होता है बच्चों घोषणा पत्र। मैनिफेस्टो माने घोषणा पत्र होता है। समाचार पत्र को हम न्यूज़पेपर कहते हैं बच्चों, समाचार पत्र को न्यूज़पेपर कहते हैं। और इसी तरीके से निमंत्रण पत्र को हम इन्विटेशन कार्ड कहते हैं। इनविटेशन कार्ड बच्चों, इनविटेशन कार्ड कहते हैं, है ना। त्याग पत्र को हम रिजाइन देना कहते हैं बच्चों, आर ई जी रिजाइन कहते हैं उसको। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला हमारा प्रश्न है, राइट आंसर रहेगा इसका घोषणा पत्र। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक संचार माध्यमों में सबसे पुराना कौन सा है? तो आधुनिक जो संचार के माध्यम है, 4 माध्यम है। एक है टेलीविजन, दूसरा है रेडियो, फिर है प्रिंट मीडिया और चौथा है इंटरनेट। अब इसमें सबसे पुराना माध्यम है प्रिंट मीडिया। अब अगर कई बार क्रम भी पूछा जा सकता है कि आधुनिक संचार माध्यमों को क्रम से व्यवस्थित कीजिए, मतलब पहले कौन आएगा, दूसरा कौन आया, तीसरा कौन आया। तो पहले आएगा, इसमें किसका राइट आंसर रहेगा? प्रिंट मीडिया, है ना। ये सबसे पुराना माना जाता है। प्रिंट मीडिया में समाचार पत्र है, पत्रिकाएं हैं, ये प्रिंट मीडिया में आती है। तो अगर हम क्रम से देखें तो क्रम में सबसे पहले तो आएगा भाई समाचार पत्र, ये 1 नंबर पे। उसके बाद फिर आएगा रेडियो, ये 2 नंबर पे। उसके बाद फिर आएगा टेलीविजन, ये 3 नंबर पे। और फिर अंत में आएगा इंटरनेट, ये 4 नंबर पे। और ये जो इंटरनेट है, ये भले ही सबसे अंत में आया हो, लेकिन सबसे तेजी से विस्तारित होता, सबसे अत्यधिक तेज गति से जो है वो फैलता हुआ संचार का माध्यम है, और साथ ही साथ सबसे लोकप्रिय माध्यम भी है। और ये जो माध्यम है, इससे रिलेटेड और भी कई प्रकार के प्रश्न आते हैं। एक टेलीविजन है तो इससे रिलेटेड कई सारे प्रश्न बनते हैं। तो ये सारी सीरीज हम अलग से चलाएंगे टॉपिक वाइज, उस समय सारे क्वेश्चंस अपने क्लियर हो जाएंगे। प्रिंट मीडिया। अगला क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, किसी खबर का घटना स्थल से सीधा प्रसारण क्या कहलाता है? तो जहां कहीं भी घटनाक्रम होती है, हम टीवी में कई बार देखते हैं, वहां पे संवाददाता खुद मौजूद रहता है और वो जो वीडियोस हमें दिखाता है, वहां पे जो लोग उपस्थित होते हैं, उनकी बातचीत हमें जो है वो सुनाता है। तो वो सारी चीजें बच्चों लाइव कहलाती है। जैसे अपनी लाइव क्लास भी चलती है शाम को, है ना। 2 क्लासेस चलती है, एक शाम को 7 बजे और दूसरी चलती है शाम को 8:30 बजे। तो अगर आप लाइव क्लास भी ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, जहां हम नोटिफिकेशन शेयर कर देंगे आपके साथ में। ये लाइव क्लास एवरीडे हमारी चलती है, 2 लाइव क्लास। इसके अलावा शाम को 7:30 बजे इंग्लिश की क्लास चलेगी और 6 बजे आपको हिस्ट्री की क्लास मिलेगी। ये सारी अपनी क्लासेस रहती है। तो यहां पे देखो बच्चों कि लाइव तो होता है कि जहां घटना स्थल से सीधा प्रसारण किया जाता है उस घटना का, वो लाइव कहलाता है। अगला है कि फोन इन क्या है? तो फोन इन होता है कि जब संवाददाता जो मौजूद है घटना स्थल पर, वहां से स्टूडियो में जो समाचार का जो वाचक होता है, वो जो बातचीत करता है, वो फोन इन कहलाता है। बाइट का मतलब होता है कि जो व्यक्ति उस घटना स्थल पर मौजूद है उसका कथन वगैरह सुनाया जाता है, वो बाइट कहलाता है। और नेट का मतलब होता है बच्चों इंटरनेट। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा अगला
11वां प्रश्न क्या कहा है कि मंत्री नामक अध्यापक कक्षा में प्राय किसका उपयोग नहीं करते थे? चौक का, डस्टर का, घड़ी का या छड़ी का? तो वही छड़ी का उपयोग नहीं करते थे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे बच्चों, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो किस काल के शहरों में सबसे बड़ा है? तो दो, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, दो जो हड़प्पा सभ्यता के दो बड़े शहर हैं उसमें से मोहनजोदड़ो बड़ा शहर है। और ये पाषाण काल का नहीं था, ताम्र युगीन काल का था भाई, लोह युगीन नहीं, क्योंकि लोहे को तो ये जानते ही नहीं थे, लोहे से ये परिचित ही नहीं थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूरा पाषाण काल भी नहीं है। तो ये है एक ताम्र युगीन सभ्यता। पाषाण काल तो बहुत प्राचीन है, ताम्र युगीन सभ्यता। और ये एक विस्तृत, एक सुनियोजित, एक नगरीय सभ्यता थी और ये तांबे का यूज जो है वो करते थे। ये ताम्र युगीन सभ्यता में जाएगी, तो ताम्र काल इसका सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, अब देखो हम करेंगे रिक्त स्थान वाले प्रश्न, ऑब्जेक्टिव टाइप के हुए कंप्लीट। तो रिक्त स्थान का पहला लिखा हुआ है कि एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को क्या कहते हैं? तो भाषा का ऐसा रूप जो एक छोटे स्तर तक बोला जाता है, तो वो होती है बच्चों बोली। बोली को हम क्या कहते हैं? छोटे स्तर पर बोली जाती है। और यही बोली जब बड़ी होती है, धीरे धीरे विकसित होती है, विस्तृत क्षेत्र में बोली जाने लगती है, तो फिर ये भाषा का रूप धारण करती है। और इस बोली को हम बोली भी कह सकते हैं या हम इसे उपभाषा भी कह सकते हैं। उपभाषा जो छोटे स्तर पर बोली जाती है। अब कई बार प्रश्न ये बनता है कि भाषा में और बोली में अंतर क्या है? तो भाषा और बोली में बहुत सारे अंतर हैं। बोली छोटे स्तर पर बोली जाती है, सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, जबकि भाषा विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। बोली की अपनी कोई व्याकरण नहीं होती है, जबकि भाषा की अपनी व्याकरण होती है। बोली की अपनी कोई लिपि नहीं होती है, जबकि भाषा की अपनी लिपि होती है। जैसे हिंदी है, जैसे नेपाली है, जैसे संस्कृत है, इनकी अपनी लिपि है देवनागरी लिपि। तो इस प्रकार भाषा और बोली में और भी बहुत सारे अंतर हैं। जब हम इस टॉपिक को कवर करेंगे उस समय ये सारी चीजें हम पढ़ लेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इसका राइट आंसर रहेगा, हम इसे बोली कहते हैं या हम इसे उपभाषा कहते हैं। एक बार फिर से बता दूं, कंप्लीट नोट्स जो हम पढ़ रहे हैं, ये कंप्लीट नोट्स अगर आप चाहते हैं तो बच्चों आपको ये पूरी सीरीज मिलेगी। हमारे 2000 प्रश्नों की जो सीरीज है, ये 2000 प्रश्न उत्तर की सीरीज में केवल पीडीएफ ही नहीं है, पीडीएफ के साथ साथ में हमारी जो ये वीडियो सीरीज है, ये वीडियो सीरीज भी मिलेगी। और ये दोनों चीजें आपको क्रमशः 1 2 3 4 ऐसे पार्ट वाइज ये सारी चीजें आपको, हमारा ऐप है बच्चों एजुकेशन राइज, उस एजुकेशन राइज ऐप में आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्ले स्टोर से आप ये ऐप डाउनलोड कर सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा अगला क्वेश्चन है कि निविदा के लिए सही अंग्रेजी शब्द है। निविदा को इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो अब देखो, ये जो पारिभाषिक शब्दावली में से 2 प्रश्न आने, उसमें से एक रिक्त स्थान में आएगा और एक आएगा अपना उसमें ऑब्जेक्टिव में। तो इसे कहते हैं भाई टेंडर, TENDER, टेंडर। वैसे टेंडर का मतलब कोमल भी होता है ना, कोमल भी होता है। एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, टेंडर मैंने कोमल और टेंडर मैंने निविदा। हमें पारिभाषिक शब्दावली का ही ध्यान रखना है। तो राइट आंसर रहेगा निविदा। आइए आगे बढ़ते हैं और इसका सही जवाब है टेंडर, TENDER। टेंडर कई बार ऊपर भी पूछा कि टेंडर का पारिभाषिक शब्द क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, तो फिर हमें लिखना है निविदा। जैसे निविदा अपना टॉपिक भी है, निविदा कैसे लिखते हैं, तो इस पर मैं एक बहुत लंबी एक अच्छी, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक निविदा तैयार की है मैंने, तो वो आपको मैं समझा दूंगा अच्छी तरह से। अगर आप ध्यान से समझ लिया तो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। अब देखो, सैनिकों ने कमर कस ली, ये एक वाक्य है। सैनिकों ने कमर कस ली, वाक्य में शब्द शक्ति कौन सी है? अब सैनिक है ना, सैनिकों ने कमर कस ली का मतलब क्या होता है? वास्तव में कमर नहीं कसना, बट मतलब काम के लिए तैयार हो जाना। तो यहां पे उनके लक्षणों के आधार पर यह प्रकट हो रहा है कि वो काम के लिए तैयार हुए हैं, तो इसलिए यहां पे लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, सैनिक तैयार हो चुके हैं अपने काम के लिए, तो लक्षणा शब्द। और लक्षणा शब्द शक्ति का एक बार बता देता हूं, ये जो लक्षणा शब्द शक्ति है ना बच्चों, ये लक्षणा शब्द शक्ति 2 प्रकार की होती है भाई। ये लक्षणा शब्द शक्ति है, ये 2 प्रकार की होती है। एक तो है रूढ़ा लक्षणा, रूढ़ा लक्षणा, और दूसरी है प्रयोजनवती लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा। तो ये 2 प्रकार की होती है, आप याद रखिएगा। इसी तरीके से हमारी जो व्यंजना शब्द शक्ति होती है वो भी 2 प्रकार की होती है। व्यंजना शब्द शक्ति में होता है बच्चों शाब्दिक व्यंजना और आर्थी व्यंजना, और एक होती है अभिधा शब्द शक्ति। तो इस तरीके से ये शब्द शक्तियां हैं, आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होगी। नेक्स्ट प्रश्न है
कि चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल नभ में, पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो बिल्कुल ईजी है भाई, ये तो बिल्कुल साफ है कि च वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो च वर्ण की आवृत्ति हो रही है, और कौन से वर्ण की आवृत्ति हो रही है? तो इसके कारण जो है बच्चों यहाँ पे है अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, ये अनुप्रास अलंकार। और अनुप्रास अलंकार के भी 5 भेद हैं, 5 भेद हैं, लाटानुप्रास, वृत्यानुप्रास, श्रुत्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, छेकानुप्रास, ये 5 भेद होते हैं। आप अच्छी तरह से इन्हें याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों, अगला प्रश्न है में अलंकार कौन सा? ये गलत है भाई, ये तो व्यंजना तो शब्द शक्ति होती है, ठीक है ना। चारों चंद्र की चंचल किरणों में पूछा अलंकार कौन सा होता है, तो इसमें अलंकार है अनुप्रास अलंकार। व्यंजना तो है नहीं, व्यंजना तो शब्द शक्ति है, व्यंजना तो शब्द शक्ति होती है। और यहाँ पे चूंकि अलंकार पूछा है बच्चों, तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार राइट आंसर है। आप लिख लीजिए इसे, अनुप्रास। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि जब किसी शब्द का अर्थ न तो अभिधा से प्रकट होता हो और न ही लक्षणा से प्रकट होता हो, जब उसका अपना कोई विशिष्ट अर्थ प्रकट हो रहा हो, जब उसका अपना कोई अलग ही अर्थ प्रकट हो रहा हो, तो वहां पे व्यंजना शब्द शक्ति होती है। तो वो जो व्यंजना पीछे लिखा है ना, वो बाय मिस्टेक वहां पे लिख दिया है, वो व्यंजना शब्द यहाँ पे आएगा, व्यंजना शब्द शक्ति। और ये व्यंजना शब्द शक्ति होती है, ये भी बच्चों 2 प्रकार की होती है। एक होती है शाब्दी व्यंजना, एक होती है शाब्दी व्यंजना, और दूसरी होती है आर्थी व्यंजना, आर्थी व्यंजना। ठीक है, ये 2 प्रकार की व्यंजना शब्द शक्ति होती है। तो 2 प्रकार की लक्षणा, 2 प्रकार की व्यंजना और 1 प्रकार की अभिधा। अब ये उल्टा हो गया, अनुप्रास अलंकार वहां लिखना था वो यहां लिख दिया, और व्यंजना यहां लिखना था वो वहां लिख दिया। तो इसका सही जवाब बच्चों है व्यंजना, व्यंजना। चलिए आगे बढ़ते हैं, मानवीय भूल हो सकती है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि जब कोई बात बहुत बड़ा चढ़ा करके अथवा लोक सीमा का उल्लंघन करके कही जाए, तो वहां पे कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पर होता है अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति, है ना। बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा करके कोई बात कह दी जाए जो मतलब एक लोक परंपराओं के विरुद्ध हो, ऐसा संभव ही नहीं हो, वो बात कह दी जाए तो वो तो अतिशयोक्ति हो जाती है। तो उसमें हम अतिशयोक्ति उसे कहते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, राइट आंसर रहेगा इसका अतिशयोक्ति। और नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। तो ये हमने किए हैं क्वेश्चंस, कैसे लगे आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए, अगर आपने अभी तक नहीं किया है लाइक। मैं एक बार फिर से याद दिलाता हूँ, रिक्वेस्ट भी आपसे, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जो भी आपके पास ग्रुप्स हैं, जो भी आपके पास मित्रों के नंबर हैं, उन तक शेयर करिए ताकि वो बच्चे भी जुड़े। एक बार मैं क्लास का शेड्यूल बता देता हूँ। सुबह 6 बजे जो है बच्चों, ये अपनी क्लास रहती है हिंदी अनिवार्य की। एवरीडे सुबह 6 बजे आपको हिंदी अनिवार्य की क्लास मिलेगी। उसके अलावा 7 बजे अपनी क्लास रहेगी, सुबह 7 बजे जो है ये अपनी क्लास रहेगी बच्चों हिंदी साहित्य की। ये हिंदी साहित्य की जिसमें हमने 2000 प्रश्नों की सीरीज चलाई है, जिसका रेगुलर हम अभ्यास करते हैं। तो ये तो दोनों क्लासें हैं सुबह की। और उसके बाद में हमारी 4 क्लासें बच्चों रहती है शाम के समय। तो एक होती है 6 बजे शाम को, ये 6 बजे शाम को इतिहास की क्लास है। इसी तरह से शाम को 7 बजे शाम को बच्चों राजनीति विज्ञान की क्लास है। इसके अलावा 7:30 बजे बच्चों, 7:30 बजे शाम को इंग्लिश की क्लास है। और 8:30 बजे जो है वो अपनी ज्योग्राफी की क्लास है। तो ये हमारी सारी क्लासेस चलती हैं। अगर आपके ये सब्जेक्ट हैं तो फिक्स टाइम पे नियमित रूप से आप ये क्लासें देखते रहिएगा। अगर आप कंप्लीट कोर्सेज चाहते हैं, इन सारे सब्जेक्ट्स के कोर्स, मॉडल पेपर्स, टेस्ट सीरीज, केवल नोट्स, अगर ओनली नोट्स ही आप चाहते हैं तो नोट्स आपको मिलेंगे बच्चों, सभी के पीडीएफ रूप में नोट्स मिलेंगे। और ये है ओनली 11 रुपए में, ओनली सिर्फ और सिर्फ 11 रुपीज में कंप्लीट नोट्स मिलेंगे। अगर कंप्लीट कोर्स आप चाहते हैं, पूरा का पूरा कोर्स रहेगा, उस कंप्लीट कोर्स में आपको नोट्स भी मिलेंगे, वीडियोस भी मिलेंगे, एमसीक्यूज टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सब आप मिल जाएंगे। साथ ही साथ इसी क्लास में आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। तो इसके प्राइस है 99 रुपये, और अभी ऑफर चल रहा है तो आप इसे 60 रुपीज में भी ले सकते हैं। वहां पे आपको नीचे कूपन मिलेगा, उस कूपन पे क्लिक करते ही आपकी रेट 60 रुपीज हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप मॉडल पेपर्स चाहते हैं तो ये मॉडल पेपर्स जो है बच्चों, ये मॉडल पेपर्स आपको मिलेंगे ओनली 29 रुपीज में,
मॉडल पेपर 29 रुपीज़ में 10 मॉडल पेपर्स रहेंगे और केवल 29 रुपये में आपको ये मॉडल पेपर्स मिल जाएंगे। हमारे जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग टेस्ट सीरीज और एग्जाम के लिए मोस्ट हेल्पफुल, ओनली 11 रुपीज़ में, केवल 11 रुपये में ये कंप्लीट टेस्ट सीरीज रहेगी। टेस्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस अटेंड करने के बाद या जो क्वेश्चंस आपको आते हैं, जो अटेंड करना चाहते हो वो कर सकते हो, जो छोड़ना चाहते हो वो छोड़ सकते हो। जब टेस्ट को सबमिट करोगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा हाथों हाथ, कितने क्वेश्चंस राइट हुए, कितने गलत हुए, जो गलत हुआ उसका राइट आंसर क्या है, जो आपने छोड़ दिया उसका राइट आंसर क्या है, ये सारी चीजें बताएगा। साथ ही साथ आपको वहां बताएगा आपकी रैंक क्या है, आप कहां पे रैंक कर रहे हैं, आपसे आगे कितने बच्चे हैं, ये सारी चीजें आपको इसी ऐप में मिलेगी। ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, एजुकेशन राइज नाम से बच्चों ऐप है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।